नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने जा रहे हैं जो लगभग 9 सालों से खामोश थी। विजय माल्या, एक ऐसा नाम जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन उनकी अपनी जुबानी कहानी सुने हुए एक अरसा हो गया था। हाल ही में उन्होंने एक बहुत लंबा गहरा इंटरव्यू दिया है और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि इस इंटरव्यू के आधार पर ये समझना है कि माल्या अपनी कहानी को दुनिया के सामने कैसे रखते हैं। हाँ, वो कौन सी दलीलें देते हैं। वो कौन सी दलीलें देते हैं, किन बातों पर जोर देते हैं और अपनी छवि को कैसे क्या कहते हैं फिर से घड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से पब्लिक रिलेशन और कहानी घड़ने की कला का एक केस स्टडी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। माल्या का जो सबसे बड़ा दावा है वो काफी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का कुल बकाया मूलधन और ब्याज मिलाकर करीब 6,203 करोड़ रुपए था। लेकिन उनके मुताबिक सरकार ने खुद माना है कि उनकी संपत्ति बेचकर 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो चुकी है। और यही आंकड़ा, यही उनके पूरे इंटरव्यू की नींव है। उनका पूरा तर्क इसी एक बात पर टिका है कि अगर मैंने कर्ज से 2 गुना पैसा चुका दिया है तो फिर मैं चोर कैसे हुआ। सही बात है। ये सवाल वो बार बार उठाते हैं। वो खुद को एक ऐसे बिजनेसमैन की तरह पेश करते हैं जिसकी एक नाकामी, किंगफिशर एयरलाइंस ने उसकी बाकी सारी कामयाबियों पर पर्दा डाल दिया। वो इसे हीरो से जीरो की कहानी बताते हैं। जिसे मीडिया और सरकार ने मिलकर घड़ा है उनके हिसाब से। बिल्कुल। तो फिर इस कहानी के हीरो वाले हिस्से से ही शुरू करते हैं। इंटरव्यू में वो उस छवि को तोड़ने की बहुत कोशिश करती हैं कि वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। जी, वो कहते हैं कि उनके पिता विठल माल्या बहुत सख्त थे। उन्हें बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस में एक मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह काम करना पड़ता था। और उसके लिए उन्हें सिर्फ 400 रुपये महीने का वजीफा मिलता था। एक छोटी सी सैलरी कह सकते हैं। हाँ, और ये कहानी गढ़ना बहुत जरूरी है उनके लिए। वो खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं जिसने अपने पिता के साम्राज्य में भी अपनी जगह खुद बनाई। वो एक उदाहरण भी देते हैं इसका। हाँ, वो बर्जर पेंट्स के इंटरनेशनल बिजनेस को बेचने का उदाहरण देते हैं। उस डील से जो पैसा आया उसके बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ से कहा था, ये पैसा मैंने कमाया है, विरासत में नहीं मिला। इसलिए जब मैं इसे खर्च करूं तो शिकायत मत करना। बिल्कुल। ये लाइन उनके किरदार की नींव रखती है, एक कमाने वाला जो अपनी शर्तों पर जीता है। और यहीं से मुझे लगता है वो कहानी किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि से जुड़ जाती है। हाँ, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन इंटरव्यू में उनका दावा है कि ये कभी उनकी व्यक्तिगत पहचान थी ही नहीं। ये तो किंगफिशर बियर की एक मार्केटिंग टैगलाइन थी जो बॉटल पर लिखी होती थी, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। और वो कहते हैं कि मीडिया ने बस इसे उठाया और मेरे ऊपर चिपका दिया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है पर्सनल ब्रांडिंग का। क्या ब्रांड और व्यक्ति को इतनी आसानी से अलग किया जा सकता है? मुश्किल है। वो खुद मानते हैं कि वो अपने हर प्रोडक्ट के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे। उस दौर के दूसरे जो पुराने गंभीर उद्योगपति थे उनके मुकाबले। हाँ, माल्या ने अपनी युवा, रंगीन और बिंदास जीवन शैली का इस्तेमाल अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए किया। वो पार्टियों में दिखते थे, कैलेंडर गर्ल्स के साथ फोटो खिंचवाते थे। फॉर्मूला 1 F1 रेसिंग टीम के मालिक थे। आईफोन टीम, बिल्कुल। ये सब कुछ उस गुड टाइम्स वाली छवि को मजबूत कर रहा था। लेकिन क्या ये दलील थोड़ी कमजोर नहीं लगती? क्या कोई भी ये मानता था कि ये सिर्फ बियर की मार्केटिंग थी? वो तो असल में उस छवि को जी रहे थे। क्या ये बाद में बनाया गया एक बहाना नहीं हो सकता? हो सकता है, और यही तो बहस का मुद्दा है। वो तर्क देते हैं कि हर कदम सोचा समझा था, जैसे आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी। हाँ, आरसीबी। वो कहते हैं कि ये कोई शौकिया प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उनकी रॉयल चैलेंज विस्की को प्रमोट करने का एक जबरदस्त मार्केटिंग टूल था। अच्छा। फोर्स इंडिया F1 टीम भी किंगफिशर ब्रांड को दुनिया भर के युवाओं तक पहुंचाने का एक तरीका थी। उनका कहना है कि ये सब करके ही किंगफिशर भारत की नंबर 1 बियर बनी और मैकडॉवेल्स नंबर 1 दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली विस्की बनी। तो वो कहते मेरी रणनीति काम कर रही थी। बिल्कुल। लेकिन ये सब ब्रांडिंग और विस्की की बातें तो ठीक है, असली कहानी तो किंगफिशर एयरलाइंस पर आके अटक जाती है। जी हाँ, यहीं पर। यहाँ पर किंग ऑफ गुड टाइम्स की कहानी में असल ट्विस्ट आता है। माल्या के मुताबिक एयरलाइन उनकी गलतियों से नहीं, बल्कि बुरे हालात और सरकारी नीतियों की वजह से डूबी। और यहाँ वो एक क्लासिक, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लुकस ऑफ कंट्रोल वाली रणनीति अपनाते हैं। नाकामी की वजह हमेशा बाहरी होती है, अंदरूनी नहीं। सही। इंटरव्यू में वो कभी नहीं कहते मैंने गलती की। कभी नहीं। हर विफलता के लिए कोई बाहरी वजह है। वो 3 मुख्य कारण गिनाते हैं। पहला, 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट। हाँ। जब कच्चे तेल की कीमत
$140 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिससे एयरलाइन का सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। दूसरा कारण जो वो बताते हैं वो एक बहुत बड़ा दावा है। उनका कहना है कि जब हालात बिगड़ रहे थे तो वो एयरलाइन का आकार छोटा करना चाहते थे, कुछ विमान वापस करना चाहते थे। जी, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और वादा किया कि बैंक उनकी मदद करेंगे। अब ये तो सीधे सीधे उस वक्त की सरकार पर एक बड़ा आरोप है। क्या वो इसका कोई सबूत देते हैं? इंटरव्यू में वो कोई दस्तावेजी सबूत तो पेश नहीं करते, ये सिर्फ उनकी कही हुई बात है, लेकिन ये उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। इससे वो ये दिखा पाते हैं कि वो तो सही कदम उठाना चाहते थे। हाँ, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोका। और तीसरा, वो हवाई ईंधन पर लगने वाले बहुत ज्यादा टैक्स और विदेशी निवेश की इजाजत न देने वाली नीतियों को दोषी ठहराते हैं। वो इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि किंगफिशर के बंद होने के सिर्फ 6 महीने बाद सरकार ने एक प्रतियोगी एयरलाइन को विदेशी निवेश की इजाजत दे दी, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। तो उनकी कहानी में वो एक असफल व्यवसायी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति हैं जिसे सिस्टम ने धोखा दे दिया। और एयर डेक्कन के अधिग्रहण का क्या? आलोचक कहते हैं कि वो एक बहुत महंगी और खराब डील थी। उस पर भी उनका एक अलग नजरिया है। वो उसे अंतर्राष्ट्रीय रूट हासिल करने की कोई हताश कोशिश नहीं बताते। वो कहते हैं कि एयर डेक्कन ₹1 में टिकट बेचकर पूरे बाजार को खराब कर रहा था। अच्छा, तो वो एक, आप कह सकते हैं, बाधा डालने वाले को खत्म करने का एक रणनीतिक फैसला था। हर विवादित फैसले के लिए उनके पास एक तर्क तैयार है जो उन्हें पीड़ित के तौर पर दिखाता है। बिल्कुल, वो कहते हैं मेरा कॉन्सेप्ट सही था और इसका सबूत यह है कि आज भारत का एविएशन मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई एयरलाइन के डूबने की कहानी माल्या के नजरिए से। लेकिन अब उन आरोपों पर आते हैं जो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और संवेदनशील हैं। सबसे बड़ा आरोप, कर्मचारियों को उनका वेतन न देना। कई लोगों के लिए यही सबसे बड़ा गुनाह है। वो इसे कैसे सही ठहराते हैं? यहाँ उनका बचाव पूरी तरह से कानूनी है, भावनात्मक नहीं। वो कहते हैं कि कर्मचारियों को देने के लिए लगभग 260 करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध थी, लेकिन बैंकों ने उसे फ्रीज करवा दिया। हाँ, बैंकों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अर्जी देकर उस पैसे को फ्रीज करवा दिया। उनका दावा है कि उन्होंने खुद अदालत से गुहार लगाई कि इस पैसे से कम कर्मचारियों का वेतन चुका दिया जाए, लेकिन बैंकों ने इसका विरोध किया। तो वो प्रभावी रूप से कह रहे हैं, मैं तो पैसे देना चाहता था लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे। एग्जैक्टली। और उसी दौरान उनकी वो मशहूर 60वीं जन्मदिन की पार्टी हुई गोवा में। जब कर्मचारी सड़कों पर थे तब वो शानदार पार्टी कर रहे थे। ये तो बचाव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और वो इस बात को कुछ हद तक मानते भी हैं। वो कहते हैं कि पहली बात, वो पार्टी एयरलाइन के बंद होने के 3 साल बाद 2015 में हुई थी। दूसरी बात, उसका सारा खर्च उन्होंने अपनी जेब से दिया था, किंगफिशर के पैसे से नहीं। लेकिन फिर वो ये भी जोड़ते हैं कि शायद ये मेरी गलती थी। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इसे एक नैतिक गलती नहीं बल्कि एक खराब छवि या बैड ऑप्टिक्स वाली गलती मानते हैं। सही बात है। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगा, ये नहीं कि ये करना ही गलत था। और अब सबसे बड़ा मुद्दा, 2 मार्च 2016 को उनका भारत छोड़ना, भगोड़ा शब्द तो यहीं से जुड़ा। जी। उनका दावा है कि वो भागे नहीं थे। वो कहते हैं कि ये जिनेवा में एक पहले से तय मीटिंग के लिए एक सामान्य यात्रा थी। और फिर वो एक और बड़ा खुलासा करते हैं। हाँ, कि दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले वो संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले और उन्हें बताया कि वो जा रहे हैं। और साथ ही बैंकों के साथ समझौता कराने में मदद भी मांगी। ये उनकी पूरी कानूनी लड़ाई का शायद सबसे मजबूत दाव है। बिल्कुल, एक तरफ भगोड़े की छवि है, दूसरी तरफ माल्या कह रहे हैं कि मैं देश के वित्त मंत्री को बताकर गया था। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें अगले दिन मतलब 3 मार्च को होने वाली किसी भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका तर्क है कि वो वापस इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि कुछ ही हफ्तों में सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया, और ये उनके भगोड़े वाली छवि के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क है। हाँ, वो कहते हैं मैं भागा नहीं, मुझे बाहर फंसाया गया। अगर आप मेरा पासपोर्ट रद्द कर देंगे तो मैं वापस कैसे आऊंगा? और वो इस बात पर भी बार बार जोर देती हैं कि वो 1992 से ब्रिटेन के स्थायी निवासी हैं, तो उनका लंदन जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। जी, सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया। एक कामयाब बिजनेसमैन। हाँ, एक कामयाब बिजनेसमैन जिसकी एक नाकामी को इतना उछाला गया कि उसकी बाकी सारी पहचान ही मिट गई। और सबसे बढ़कर एक कर्जदार जिसने अपने कर्ज से दोगुनी रकम चुका दी है, फिर भी उसे चोर और भगोड़ा कहा जा रहा है। ये वो कहानी है जो विजय माल्या दुनिया को सुनाना चाहते हैं। इस इंटरव्यू के आखिर में वो एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए विवादित बात कहते हैं।
उनका मानना है कि आज के भारत में व्यापार में विफलता का मतलब धोखाधड़ी है। जी, वो अपनी तुलना उन दूसरे उद्योगपतियों से करते हैं जिनकी कंपनियां असफल हुईं और उन्हें जेल जाना पड़ा। उनका तर्क है कि ये माहौल उद्यमियों के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। अगर हर नाकामी को अपराध की तरह देखा जाएगा तो कोई भी बड़ा जोखिम लेने से डरेगा। वो कहते हैं कि व्यापार में जोखिम होता है और कभी-कभी चीजें गलत हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इरादा ही धोखा देने का था। हाँ, ये उनकी दलील का एक आप कह सकते हैं दार्शनिक पहलू है, जो सिर्फ उनके केस से नहीं बल्कि पूरे भारतीय व्यापार जगत से जुड़ा है। तो इस पूरी बातचीत को सुनने वालों के लिए एक सवाल पर छोड़ते हैं। माल्या की कहानी सुनने के बाद क्या वाकई ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ी जानी-मानी हस्ती शामिल हो तो व्यापार की विफलता और धोखाधड़ी के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है? और एक और पेचीदा सवाल, हाँ, क्या ये मुमकिन है कि दो बातें एक साथ सच हो, कि बैंकों ने अपना पैसा बल्कि उससे कहीं ज्यादा वसूल कर लिया हो और फिर भी इस पूरी प्रक्रिया में कानून तोड़े गए हों? क्या पैसे की वसूली हो जाना किसी को शुरुआती आरोपों से बरी कर देता है?